हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आईसीएसई से चैप्टर करेंगे 21 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है कि फाइंड द एएम। एएम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। आप इसे अरिथमेटिक मीन बोलो, आप इसे मीन बोलो, आप इसे एवरेज बोलो, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ, फिर मुझे कुछ क्वांटिटीज दी हुई है। सबसे पहले वीडियो को आगे स्टार्ट करें। मीन होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, कितने तरीके होते हैं, पहले वो बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं कि मीन को डिनोट करने का तरीका क्या है। देखिए एक्स के ऊपर ये जो बार लग रहा है, इसका मतलब है मीन फाइंड आउट कर रहा हूं। अब मुझे बार बार मीन लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक्स के ऊपर बार समझ जाइए, मैंने मीन लिख दिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मतलब जितनी आपको क्वांटिटी दी हुई है उसका पहले सम कर दो और अपॉन में डिवाइड कर दो कुल कितनी क्वांटिटीज है। तो अगर पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो क्या होगा, एक्स बार मतलब मीन निकाल रहा हूं, अरिथमेटिक मीन निकाल रहा हूं, एवरेज निकाल रहा हूं, कुछ भी समझ लीजिए। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ all the given quantities या all the given raw data, जो भी आपको दिया हुआ है सारी क्वांटिटीज को सम कर दीजिए अपॉन किससे, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, मीन हमेशा निकल आएगा। ठीक है, तो वही करते हैं। मीन इज इक्वल टू, चलिए सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज करते हैं। 5.7 प्लस 6.6 प्लस 7.2 प्लस 9.3 प्लस 6.2 सम कर दिया ना, होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर ये 5 क्वांटिटीज है। नेक्स्ट स्टेप देखो, तो x बार इज इक्वल टू, टोटल करो सबको। अगर इनका टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35 अपॉन में 5। अब 35.5 तो मेरे ख्याल से कैंसिल आउट हो सकता है, जी हां 7 आएगा। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 35.5 7 आया, तो फाइनल आंसर इज 7। अरिथमेटिक मीन इज 7, एवरेज इज 7। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो? इसका जो बी पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से आप खुद कीजिएगा, कोई भी ट्विस्ट नहीं है। हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आर, तो वो मार्क्स 15 बच्चों के जो क्लास टेस्ट में आए हैं वो मैंने लिख दिए हैं यहां पर। फिर हमसे कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स। टोटल मिला के 4 ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहले मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। सभी की चीज होता है, बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू, अब x बार का लिखा होना ये डिनोट करता है कि आपने मीन लिख दिया है। ठीक, अब क्या फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम में तो भाई पहले पूरा फॉर्मूला ही लिखना, उसके बाद करना। अब ऑलरेडी हमें पता है तो मैं वो लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, डायरेक्टली ऐड कर देता हूं। लेकिन एग्जाम में आप पूरा फॉर्मूला ही लिखें। ठीक है, तो चलिए सम करते हैं अपन। तो 12 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 20। गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बिल्कुल सम हो गई अपॉन टोटल नंबर। तो अभी गिना ही है टोटल नंबर कितना है इसका, 15 है इसका टोटल नंबर, तो डिवाइड बाय 15 हो गया। अब अगर देखें तो इनका सम कितना आएगा, तो सम इसका आ रहा है हमारे पास 207 अपॉन 15। आप 207 को 15 से डिवाइड कर देते हैं और ये आपके पास आएगा 13.8। बस कुछ नहीं किया, ऊपर सबको सम कर दिया, 207 आ गया, अपॉन का 15 कर दिया, क्योंकि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है। दोनों को डिवाइड किया, आंसर इज 13.8। फर्स्ट पार्ट आ गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द मीन ऑफ देयर मार्क्स, मतलब फाइंड करना है मीन कैसे, व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 4। बहुत ध्यान समझना, अगर हर बच्चे के मार्क्स 4-4 नंबर बढ़ जाए तो बताइए नया मीन क्या होगा। ठीक है भाई, 15 बच्चे हैं ना, 15 बच्चों के जो भी मार्क्स आए हुए हैं वो हमने लिखे हुए हैं ऊपर, लेकिन कह रहा है हर बच्चे के 4-4 नंबर बढ़ गए, तो
तो एक तो तरीका ये है सब में चार चार बड़ा बड़ा के लिख दो, थोड़ा लेंथी तरीका है, लेकिन एक तरीका और भी है, देखो बी पार्ट डालते हैं, मार्क्स इंक्रीज, ऐसे समझते हैं पहले, मार्क्स इंक्रीज, कितने मार्क्स पढ़े हैं? 4, लेकिन हर बच्चे के 4 पढ़े, मतलब 15 के 15 बच्चों के 4-4 नंबर बढ़ गए, तो ऐसा कह सकते हैं 15 इंटू 4 60, 207 तो पहला टोटल आ ही रहा था, अब 15 बच्चों के 4-4 नंबर बढ़ गए, तो 15 इंटू 4 60 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी आएगा, तो कैसे लिखेंगे? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी, तो 207 तो पहले ही आ रहा था, उसमें कितने नंबर और ऐड हो गए? 60 और ऐड हो गया, अपॉन 15, क्योंकि बच्चों का जो नंबर है टोटल है वो तो 15 ही था, तो अब ये टोटल करके कितना आएगा? ये आएगा 267 अपॉन 15। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं और ये डिवाइड करके आपके पास आएगा 17.8। ये लिखिए सेकंड पार्ट में फिनिश हो गया। समझने वाला बात ये है कि जो टोटल था पहले उसमें हर बच्चे के टोटल में 4-4 जुड़ गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिसके पास 12 है 4 जोड़िए 16 हो गया, 18 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 27 हो गया, 15 हो गया, ऐसे सबके टोटल में 4-4 जुड़ गए। तो सबके टोटल में 4 बढ़ाकर और फिर उसे ऐड करोगे तो टोटल बेटा आपके पास 267 ही आएगा। तो इतना लेंथी करने से बढ़िया जितने टोटल नंबर बढ़े हैं, भाई 15 बच्चों के 4-4 नंबर बढ़े तो टोटल 60 नंबर बढ़े, तो सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी में जो टोटल 207 पहले पार्ट का आंसर है उसमें 60 जोड़ दीजिए, जल्दी आ जाएगा। 267 अपॉन 15 डिवाइड किया, आंसर इज 17.8। फिनिश हुआ इसका अगला पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है the mean of their marks when 2 marks are deducted from the marks of each student। अब जिस तरह से सेकंड पार्ट में 4-4 नंबर सब में बढ़ाए गए थे, इस वाले केस में कह रहा है कि हर बच्चे के मार्क्स में से 2-2 नंबर घटाए गए हैं। तो बताइए अब नया मीन क्या होगा? तो बिल्कुल सेम तरीका है, या तो भाई सबको 2-2 घटा के लिख दो, घटा के लिखने के बाद सबको सम कर दो और 15 से डिवाइड कर दो, वरना एक डायरेक्ट तरीका भी है। कैसे? देखो टोटल मार्क्स डिडक्टेड, चेक करो कि कितने मार्क्स घटे हैं। भाई 2 नंबर घटे और कुल बच्चे कितने हैं? 15, तो कुल मिलाकर बात करें तो 30 नंबर कम हो गए टोटल में से। तो लो जी 30 नंबर कम मैं कर देता हूं। कैसे? न्यू मीन इज इक्वल टू जो पहला सम था 207 उसमें से 30 नंबर कम कर दीजिए और अपॉन 15 तो रहेगा। भाई जो टोटल नंबर बच्चों के आए थे उसका सम 207 था, इस बार हर बच्चे के 2-2 नंबर कम आए, तो या तो सम में से 2-2 माइनस कर दो, वो तरीका है, या टोटल देख लो 2-2 माइनस करोगे अगर हर 15 बच्चों में से तो 30 नंबर कम हो गए, तो इस 207 में से ही 30 माइनस कर दो और 15 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो माइनस कर लेते हैं। 7 में से 0 गया 0, 10 में से 3 गया 7 और यहां बच गया 1, तो 177 अपॉन 15 आ गया। डिवाइड कर देता हूं क्लियर में से, ये आपके पास सॉल्व करके आ रहा है 11.8। ये लीजिए इस पार्ट का आंसर भी आ गया। चल चेक करते हैं अगला पार्ट क्या कहता है। कह रहा है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल। मतलब फिर से एक नया मीन निकालना है कि जितने भी मार्क्स बच्चों के आए थे अगर वो दुगने हो जाए तो फिर नया मीन क्या होगा। तो देखो सबसे आसान तरीका है, या तो भाई सबके मार्क्स को पहले दुगना करके लिख दो, फिर सम कर दो, 15 से डिवाइड कर दो, तो वो थोड़ा लेंथी तरीका है। इसका डायरेक्ट तरीका देखते हैं। मीन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। सम ऑलरेडी कितना आया था? 207 आया था, लेकिन वो कह रहा है कि हर बच्चे के मार्क्स दोगुने हो गए। दोगुने हो गए मतलब डबल हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, अपॉन बच्चे ना कम हुए ना ज्यादा, वो अभी भी 15 है, तो बन गई बात, मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 40 और 2 2 4, ये हो गया 440 अपॉन 15। और ये वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू आएगा 27.6। छोटे छोटे ट्विस्ट है, बस पूरे सॉल्व करना है। ये लीजिए चारों पार्ट फिनिश हुए, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोर्ड पे लिख दिया है, वैसे आप अपना क्वेश्चन अपनी बुक से देख सकते हैं, ठीक है। द मीन ऑफ द नंबर्स, अब नंबर क्या क्या है? 6 5 7 8 14 इज 8। मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है,
इन पांचों नंबरों का मीन आपको दिया है ये, तो फिर अगर मीन ही दे दिया तो फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, y के इज इक्वल टू में कुछ निकालिए जिसमें x मौजूद हो, मतलब y की वैल्यू x की टर्म्स में निकालनी है। तो कुछ मत करो, सिंपल मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। वो कैसे? मीन जिसको x बार से दिखाते हैं, अब तो कई बार बता दिया, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो चलिए सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर दीजिए, ठीक है, होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दीजिए कितनी है? 1 2 3 4 5, ठीक। लेकिन कह रहा है ये जो मीन है ये मैं आपको दे रहा हूं पहले से, और वो मीन दिया कितना है? वो मीन आपको 8 दिया हुआ है, तो मीन की जगह 1 लिख दीजिए और इसे भी टोटल कर लेते हैं। देखिए 14 प्लस 6 20 और 27, तो 27 प्लस x प्लस y होल अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 यहां पर, तो 8 5 से 40, 27 भी इधर आ जाएगा और x भी इधर आ जाएगा, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है कि y की वैल्यू निकालनी है x की टर्म्स में, मतलब y की इक्वल में कुछ निकालिए जिसमें x मौजूद हो। तो बस माइनस कर दीजिए, ये बचेगा आपके पास 13 माइनस x, जो कि एक्चुअल में किसकी वैल्यू हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी। हमसे कह रहा है एक्सप्रेस y, y को एक्सप्रेस कीजिए x की टर्म में, तो y का वैल्यू x की टर्म में क्या है? 13 माइनस x। जिसको थोड़ा दिखने में कंफ्यूजन हो रहा है वो इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसे लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज 13 माइनस x, मतलब y का वैल्यू x के टर्म्स में आ गया। पहला पार्ट फिनिश हुआ। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। मैं अपनी बुक से बोल रहा हूं। द मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11, मतलब 9 वेरिएबल्स का मीन दिया है 11। ये वेरिएबल वेरिएट्स एक ही चीज होता है, ठीक है। द मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11। चलिए लिख लेते हैं, मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11। आगे देखते हैं क्या दिया है। 8 ऑफ देम आर, मतलब ये जो 9 क्वांटिटीज है, 9 वेरिएबल्स हैं, उसमें से 8 वेरिएबल मुझे दे रहा है, और फिर कहता है फाइंड द 9th वेरिएट। तो 9वां वेरिएबल, 9वां वेरिएट मुझे निकालना है। तो देखो 8 वेरिएट कौन कौन से दिए, पहले वो लिख लेते हैं। 7 12 9, 7 12 9, 14 21 3, 14 21 3 और 8 and 15, 8 and 15। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 9 वेरिएबल्स का मीन डायरेक्टली 11 दिया है, उस 9 वेरिएबल्स में से, 9 क्वांटिटीज में से 8 क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में पहले ही दे रहा है, और मुझे वो 9वीं क्वांटिटी ही निकालनी है। तो समझो मैं क्या करता हूं, उस 9वीं क्वांटिटी को x मान लेता हूं, ठीक है। अब ये कुल मिलाकर 9 क्वांटिटीज हो गई, और 9 क्वांटिटीज का मीन मुझे दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? x बार इज इक्वल टू, कंफ्यूज मत होना, ये x और ये x बार दोनों अलग ही चीज है। ये x तो मैंने वो क्वांटिटी लेफ्ट की है, जबकि x बार का मतलब होता है मीन। अगर कंफ्यूजन आपको हो रहा हो तो भाई आप इस x को हटा के यहाँ a लिख लो कि भाई वो 9th क्वांटिटी लेट की है मैंने a। चाहो तो लिख भी सकते हो कि लेट द 9th वेरिएट बी a, y, t, u, v, जो मानना है मान लो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो लेट द 9th वेरिएट बी a। तो मुझे 9 जो वेरिएबल मैंने लिए हैं या मुझे जो दिए गए हैं, उन 9 वेरिएट्स का मीन मुझे दिया हुआ है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला मुझे आता है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी। तो चलिए सबको पहले सम ही कर लेते हैं फटाफट से, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी तो भाई 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो क्वेश्चन में गिवन थी, 9 भी मैंने लेट कर ली, तो टोटल आ गया 9, ठीक है। और ये मीन भी आपको देखो दिया हुआ है, द मीन ऑफ 9 वेरिएट इज 11, 11 लिख दो इज इक्वल टू, अगर इन्हें ज्वाइन करोगे तो ये बचेगा 89 प्लस a अपॉन 9 प्लस a, इसलिए कि भाई इनका सम 8 क्वांटिटीज का सम 89 आ रहा है, लेकिन वो 9वीं क्वांटिटी मुझे फाइंड करनी है। तो प्लस a अपॉन 9 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 9 से 99 और 89 माइनस का होके इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 8। अब इसे माइनस कर लो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। तो व्हाट इज द 9th क्वांटिटी?
वो जो नाइन्थ वेरिएबल है, नाइन्थ वेरिएंट है, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन है, वो एक्चुअल में क्या है? वो है 10। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं, आप अपनी बुक से देखें। द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 13 इयर्स। मीन दिया है, मीन एज दिया है 33 स्टूडेंट्स का कितना? 13 साल। तो देखो जरा लिखेंगे मीन ऑफ 33 स्टूडेंट्स कितना? 13। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ वन गर्ल लीव द क्लास, किसी वजह से एक बच्चे ने क्लास छोड़ दी, तो ध्यान रखना अब 32 बच्चे ले लेंगे क्लास में, 32 स्टूडेंट्स ले लेंगे अगर एक बच्चा छोड़ के चला जाता है। और कह रहा था मीन बिकम, अब अगर एक बच्चा छोड़ के चला गया तो बचे हुए बच्चों का मीन दिया हुआ है, मतलब 32 स्टूडेंट्स का मीन दिया हुआ है। कितना? देखो मीन ऑफ 32 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 12 15 अपॉन 16, 12 15 अपॉन 16। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए या टफ बनाने के लिए इस तरह का मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है, करना एकदम आसान है, परेशान नहीं होना। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द गर्ल। तो बच्चा जो छोड़ के गया है, जिस बच्चे ने उस क्लास को छोड़ा है, बस उसी की एज निकालनी है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, 33 बच्चों का मीन दिया है ना, तो 33 बच्चों की टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल दो। अभी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं कि x बार इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी, यही लिखते हैं सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटल फ्रीक्वेंसी जो मैं बोल रहा हूं इसको टोटल फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं। और ये एक्चुअल में क्या होती है, कैसे निकलती है? सारी क्वांटिटीज को ऊपर हम जोड़ देते हैं ना, तो बच्चे दिए हैं टोटल, उनका मीन दिया है मुझे, तो एक्चुअल में बच्चे इंडिविजुअली 33 कौन कौन से हैं, सबकी इंडिविजुअल एज तो दी नहीं है। सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं, या उसको हम कहते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो देखो कैसे लिखेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखिएगा, ऑफ 33 स्टूडेंट्स, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 33 स्टूडेंट्स, या मैं कह सकता हूं सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, ऊपर वाली बात कर रहा हूं, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑफ 33 स्टूडेंट्स, ये वही निकल के आ जाएगी। कैसे? इस 33 को इस 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए। तो कितना आ गया? 429 आ गया। मतलब ये सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी इन 33 स्टूडेंट्स का 429 आ गया डायरेक्टली। इसी तरह से एक बच्चा छोड़ के गया, थोड़ी देर के लिए वाली बात भूल जाते हैं। मीन ऑफ 32 स्टूडेंट्स, जब वो बच्चा छोड़ के चला गया तो 32 बच्चे रह गए क्लास में, तो उन 32 स्टूडेंट्स का भी डायरेक्ट मीन दिया है, तो 32 स्टूडेंट्स का सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी निकाल लो या टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो कैसे लिखूंगा, इफ वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास, ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूं क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑफ बचे हुए बच्चों की, जो कि कितने हैं? 32 स्टूडेंट्स। वो है कितनी? जितने बच्चे बचे इनटू उसका जो मीन दिया हुआ है। जैसे मैंने 33 टू 13 किया था, ऐसे ही टोटल फ्रीक्वेंसी 32 स्टूडेंट्स की कितनी होगी? 32 इनटू मीन, तो 32 इनटू मीन। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व होता है। तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 3, 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1, यहां पे 192, और इस 192 में 15 और जोड़ दीजिए, तो चेक करो कितना आएगा। ये आएगा 207 अपॉन में 16, मतलब 12 15 अपॉन 16 को सॉल्व करके तो 207 अपॉन 16 आ गया। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 16 0 32, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अब ध्यान से समझने वाला बात यह है, 33 स्टूडेंट्स का
33 स्टूडेंट्स का टोटल फ्रीक्वेंसी है, 32 स्टूडेंट्स का टोटल फ्रीक्वेंसी भी है। तो सोचो 33 बच्चों की फ्रीक्वेंसी में से 32 बच्चों की फ्रीक्वेंसी माइनस कर दूं तो एक बच्चे की फ्रीक्वेंसी बच जाएगी, और वो एक बच्चा कौन सा होगा? पक्की बात, वो वही बच्चा होगा जो छोड़ के गया था। तो बस एज आ जाएगी। तो एज ऑफ द चाइल्ड, एज ऑफ द चाइल्ड दैट लेफ्ट द क्लास, उस बच्चे की एज आ जाएगी जिसने क्लास लेफ्ट की है। कितना? 33 बच्चों की फ्रीक्वेंसी में से 32 बच्चों की फ्रीक्वेंसी माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1। तो व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड? वो कितना आ गया हमारे पास? वो आ गया 15 साल। एक बेहतरीन क्वेश्चन था। 33 बच्चों का मीन दिया था, 33 बच्चों की टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। 32 बच्चों का मीन दिया था, 32 बच्चों की टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर 33 बच्चों की फ्रीक्वेंसी में से 32 बच्चों की फ्रीक्वेंसी माइनस कर दूं तो जो एक बच्चे की फ्रीक्वेंसी आएगी वही फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में उस बच्चे की एज कहलाएगी। तो व्हाट इज द एज? एज इज 15 इयर्स, उस बच्चे की जो छोड़ के गया था। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपनी बुक से पढ़ता हूं, आप अपनी बुक से देखें। In a class test, the mean of the marks scored by the class of 40 students was calculated to be 18.2। मतलब एक क्लास के अंदर जो 40 बच्चे हैं उनका डायरेक्टली मीन दिया हुआ है। देखो जरा, तो लिखूंगा कैसे? मीन ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये पीछे वाले क्वेश्चन थोड़ा जैसा ही है स्टार्ट, कि मीन ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब एक क्लास में जो 40 बच्चे हैं उनका डायरेक्टली मीन दिया हुआ है। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन स्टार्ट। और वो मीन कितना है? वो है 18.2। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 स्टूडेंट्स। पीछे भी हमने यही किया था क्वेश्चन में। तो ये कितना आ गया? 40 इंटू 18.2। अभी सॉल्व करके आएगा आपके पास 728। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है कि लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड that the marks of one student was wrongly copied as 21 instead of 29। मतलब जो टोटल 40 बच्चे थे, 40 बच्चों के सारे मार्क्स जोड़े, जो कितना आ गया? 728। ये 728 क्यों? टोटल मार्क्स का क्या बताया था? नंबर ऑफ स्टूडेंट में अगर मीन को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो टोटल फ्रीक्वेंसी आता है। और टोटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन को ही टोटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कह रहा है वो जो 40 बच्चों के सारे नंबर आपने जोड़े हैं ना, उसका सम आ गया 728, लेकिन उसमें एक बच्चे के मार्क्स गलत कॉपी हो गए। कैसे? देखो लिखा है one student was wrongly copied as 21 instead of 29। मतलब मार्क्स 29 जोड़ने थे और गलती से 21 जुड़ गए। फाइंड द करेक्ट मीन। तो देखो जरा, अब कह सकते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 स्टूडेंट्स क्या है? रॉन्ग है आपकी। तो कैसे लिखा मैंने? रॉन्ग टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 स्टूडेंट्स कितनी है? 728। तो अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी फिर? करेक्ट टोटल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 स्टूडेंट्स। करेक्ट टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है सारे बच्चों के करेक्ट मार्क का सम होना चाहिए। अब देखो 728 तो गलत है, तो निकालते कैसे है करेक्ट वाला? वो जो गलत मार्क्स जुड़ गए थे उसे पूरा माइनस कर दो। ये लो जी, मैंने पूरा माइनस कर दिया, और वो नंबर ऐड कर दो जो एक्चुअल में जुड़ने चाहिए थे, प्लस कर 29। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। 21 इंस्टेड ऑफ 29, बिल्कुल 21 जुड़ गए थे, जुड़ने 29 थे, तो मैंने गलत नंबर को माइनस किया, सही नंबर को ऐड कर दिया। तो एक्चुअल में कितना ऐड करेंगे भाई? 21 माइनस करना है, 29 ऐड करना है, तो मेरे ख्याल से 8 नंबर और ऐड करने हैं, 8 और जोड़ दीजिए, 8 और 8 16। ये देखिए, तो टोटल कितना आ गया? मतलब करेक्ट टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया 40 बच्चों का 736। अब निकालना क्या है? करेक्ट मीन निकालना है। तो मीन निकालने का तो वही फॉर्मूला है, क्या? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब वो सम हमारे पास कितना आ गया? सही वाला 736 अपॉन टोटल, क्योंकि बच्चे तो अभी आपके उतने ही है 40, डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड करके आएगा 18.4।
नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर कि आपका जो करेक्ट मीन है वो आ गया 18.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। मैं अपने बुक से पढ़ता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स, मतलब 25 नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकालना है या मीन निकालना है। व्हेन द मीन ऑफ 10 ऑफ देम इज 13, मतलब 25 का मीन निकालना है जिसमें से 10 का मीन दिया हुआ है 13 एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 18 और बचे हुए का मीन दिया है 18 और फिर टोटल मिला के 25 का निकालना है। देखो आसान क्वेश्चन है, क्या कहता है कि मीन निकालना है कितनों का, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस को मुझे निकालना है, ये फाइंड करेंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन में कह दिया है मीन ऑफ 10 ऑफ देम इज 13, तो कैसे लिखेंगे देखिए, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस कितना है 13, उन 25 में से 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन 13 है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, तो कैसे लिखेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, तो कितना होता है, क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 10 into 13, तो 10 ऑब्जर्वेशन का टोटल फ्रीक्वेंसी 130 आ गया। फिर कह रहा है एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 18, कि जो बची ऑब्जर्वेशन है उनका मीन 18 है, तो भाई 25 में से 10 ऑब्जर्वेशन का मीन तो निकाल लिया, तो बची ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, तो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बची ऑब्जर्वेशन 25 में से 10 का निकाल लिया, 15 ऑब्जर्वेशंस बची, तो 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन 18 दिया है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 15 ऑब्जर्वेशंस का बचे हुए का 15 into 18 जो कि होता है 270, मतलब 10 और 15 टोटल 25 ऑब्जर्वेशन का टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया। तो कैसे लिखूंगा, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस कितनी आ गई चेक करो, 130 प्लस 270 ऐड कर दीजिए, तो 200 और 300 और ये हो गया 400, तो 400 मेरे पास टोटल क्या आ गया, 25 ऑब्जर्वेशन का टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 400 आ गया। तो मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन जो कितना है मेरे पास 400 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो पहले ही कह रहा है कितनी है आपके पास 25, को भी उसी में तो मीन निकालना है, तो 400 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा 16, बस ये लिखिए आंसर आ गया कि मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 16, फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे कॉपी कर दिया है, आपने बुक से चेक कर सकते हो। इस बार भी मीन निकालना है, लेकिन ये कुछ टेबल दिया हुआ है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए मीन के, वो क्वेश्चन अलग कैसे हैं इससे, ध्यान रखने वाला बात ये, अभी तक हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा था उसमें ये नंबर लिखा हुआ है ना मैंने, इसी को ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट दिया था, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं था। तो अगर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 7 हो टेबल की फॉर्म में, तो मीन निकालने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अभी इस मेथड में भी वैरायटी आएगा, लेकिन अभी सिंपल मेथड पढ़ते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दी हुई होती है उसके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हो, तो मीन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होने वाला है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाले तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। उन क्वेश्चनों के लिए सिर्फ ध्यान रखना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, तो फिर सिंपल फॉर्मूला लगेगा। उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो वो फॉर्मूला अभी खत्म, अभी नया फॉर्मूला आ गया, जिस फॉर्मूले को हम बोलते क्या है, हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन, डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। और ये डायरेक्ट मेथड होता क्या है, फॉर्मूला होता क्या है वो लिख लेता हूं, फिर समझा दूंगा। मीन डिनोट करने का तरीका तो देखो वही है, x के ऊपर बार लग जाता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा x into f अपॉन सिग्मा f। ये सब क्या दिया हुआ है सब समझा दूंगा, परेशान मत हो, पहले बस फॉर्मूला देख लो। सिग्मा x into f या f into x भी लिखा हो सकता है अपॉन सिग्मा f। सबसे पहले इस टेबल को प्रॉपर्ली लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इसी को x बोलते हैं, मैं इस वाले x की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये x बार तो मीन है, ये दोनों x में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। तो x, चलिए टेबल बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनाने।
इसमें तो कोई ट्विस्ट है ही नहीं, सिंपल सी बात है। फिर वो f जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये है ना फ्रीक्वेंसी। तो समझ लीजिए ये आपको f दिया हुआ है, ये आपको x दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में दी है, 1 2 5 6 3 2 1। चीज का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है जो मैं बताने वाला हूं। जब आप सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन करेंगे, जिसको स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, उसमें ये f जो लिख के आया है, अगर ये f या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ध्यान रखिएगा, ये बढ़ता हुआ हो या ये घटता हुआ हो। देखो 1 2 5 6 ये बढ़ रहा है, लेकिन देखो यहां घट गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं। 1 से स्टार्ट हो तो बढ़ता चला जाए एंड तक, या घटता चला जाए एंड तक, तो ये फिर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। फिर क्या गिवन है, ये गिवन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिससे मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। समझ में आया? जब आगे वाले क्वेश्चन आए जिसमें डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तब मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी तभी कहलाएगी जब ये ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। सिंपल, कभी कम हो, कभी ज्यादा हो, कभी बढ़ रही हो, कभी घट रही हो, इस तरह से हो तो फ्रीक्वेंसी। चेक करो, ये बढ़ रही है फिर घट रही है, ऑब्वियस सी बात है ये फ्रीक्वेंसी ही गिवन है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जब डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगा और आपको वहां से फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, ठीक है। चलिए, तो x आपके पास है, f आपके पास है, हमें क्या चाहिए, हमें x इंटू f चाहिए, मतलब x और f का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो चलिए x इंटू f कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5, 10 2 जा 20, 15 5 जा 75, 20 into 6 is 120, 25 3 जा 75, 32 जा 60 और 35 1 जा 35। ये लीजिए x into f तो आ गया। इनके आगे ये जो सिग्मा लिखा है ना, सिग्मा, इसे सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि भाई ये जो आपने अभी x into f किया है ना, इसका सम कर दीजिए, मतलब इनको जोड़ दीजिए। f के आगे भी सिग्मा है, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी f है ना उसे जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे तो इनका सम आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए भी सेम बात है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। ये हो गया 3 और 5 8, 8 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 19 और 1 20। तो व्हाट इज द सिग्मा f? सिग्मा f आपके पास आ गया 20। अब इसे भी जोड़ते हैं ऐसे, तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 2 कैरी हो गया, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 12 13 20 26 और 29, 2 और 1 3। तो चेक करो, ये जो सिग्मा x into f है वो आ रहा है 390, और जो सिग्मा f आ रहा है वो आ रहा है 20। बस अब फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो x bar is equal to 390 upon 20, 0 से 0 चला गया। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 2 1 2, तो 2 9 18 और 2 5 10। तो व्हाट इज द मीन हियर? ये जो पूरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टेबल की फॉर्म में, उसका मीन का आंसर आया 19.5। क्वेश्चन फिनिश हो गया। ध्यान रखना, मीन निकालने के दो और मेथड भी हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपके कोर्स में जो सारे मेथड होंगे इस बुक के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर या आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर, मैं वो सारे कराऊंगा आपको, ठीक है। तो नियम ये कि डायरेक्ट मेथड कहां लगेगा, तो याद रखना, अगर ये जो x वाला पार्ट है ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या 0 से 5, 5 से 10, 15 से 20, इस फॉर्म में, तो याद रखना ये डायरेक्ट मेथड भी लग सकता है, दूसरा मेथड भी लग सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ डायरेक्ट x इस फॉर्म में है जिसमें इंटरवल्स नहीं होंगे, तो जिसमें इंटरवल नहीं होते उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड लगता है, जो मैंने आपको भी सिखाया। क्वेश्चन अभी आगे आएंगे तो मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा कि डायरेक्ट मेथड कैसे लगाएंगे उन क्वेश्चनों में, और पर्टिकुलर शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड कैसे लगाया जाएगा। अभी ये वाला मेथड तो डायरेक्ट था, जिसमें कुछ नहीं किया, ये x हो गया, f हो गया, x into f कर दिया, सबको सम कर दिया, f का सम कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आया 19.5।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे कॉपी कर दिया है। इसका ये ए पार्ट है। एक्चुअली में ए पार्ट में तो कोई ट्विस्ट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड है। इसका जो बी पार्ट है उसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, उसकी वजह से मुझे क्वेश्चन 7 कराना पड़ रहा है। पहले फर्स्ट पार्ट बताते हैं, इस बारे आपको डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस और हो जाएगा। तो पहले ए पार्ट पढ़ लेते, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस द मीन नंबर ऑफ मैचेस पर बॉक्स। टेबल आपको गिवन है, हमेशा ये नंबर क्या गिवन होता है, x होता है, और ये नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होता है, f होता है। जब आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो हम लगाते हैं डायरेक्ट मेथड, यही बताया था। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x इनटू f अपॉन सिग्मा m, यही बताया था। चलिए टेबल बनाते हैं। तो मैंने चेक करने के लिए बोला था, ये जो f हो, ये f तभी कहलाएगा जब ना तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चेक कर लेते हैं। देखो ये यहां तक बढ़ा, यहां तक बढ़ा, अब ये अपने आप घटना शुरू हो गया है। इसका मतलब बढ़ भी रहा है घट भी रहा है एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो सॉरी, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। अगर ये बढ़ती हुई खत्म हो जाती या ये घटती हुई खत्म होती तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती, ध्यान रखना। अब ये नॉर्मल है फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए, कोई ट्विस्ट नहीं है। तो हमें अब क्या करना है, हमें करना है x into f, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा 210, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 360, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 666, फिर ये मल्टीप्लाई करके आएगा 950, फिर ये मल्टीप्लाई करके आएगा 819। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है। डायरेक्ट मेथड में यही दिक्कत होता है, अगर ये x बड़ा हो जाए तो फिर ये इनटू करना थोड़ा टफ हो जाता है, इनटू कर नहीं सकते। डायरेक्ट मेथड ऐसे ही किया जाता है। अब 40 into 12 ये हो गया 480, और 41 into 8 ये हो गया आपका 328। अब सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब ये जितना भी आपका x into f आया है, इनको जोड़ दीजिए। मतलब 210 plus 360 plus 666 plus 950 plus 890 plus 480 plus 328, और टोटल कर लीजिए कितना आएगा। ये टोटल करके आ रहा है आपके पास 3813। जी आप टोटल कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर अब मैं सिग्मा एफ भी तो चाहिए मुझे, तो इसका सिग्मा कर लेता हूं, देखिए कितना आएगा। वैसे इसका सिग्मा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि द कंटेंट ऑफ 100 मैच बॉक्स, तो 100 आपको पहले से दिया हुआ था। अब आपके पास सिग्मा xf भी आ गया, सिग्मा f भी आ गया, बस फॉर्मूले के अंदर डालना। तो मीन आएगा आपके पास 3813 डिवाइडेड बाय 100, देखिए कितना आएगा 38.13 आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है फर्स्ट पार्ट में कि कैलकुलेट करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। अब वन डेसिमल प्लेस के लिए कैसे चेक करते हैं, वन डेसिमल प्लेस के लिए सेकंड डेसिमल देखना पड़ता है। अगर ये सेकंड डेसिमल 5 या उससे बड़ा हो तो उस पहले डेसिमल प्लेस को 1 बढ़ा देते हैं, और अगर ये डेसिमल जैसे आपको 3 लिख रहा है, मतलब ये ना तो 5 है ना 5 से बड़ा, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस जो लिखा है वही रहने दीजिए। आपका जो मीन आएगा फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक का वो आएगा 38.1। फर्स्ट पार्ट यही क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं था जो हमने पीछे क्वेश्चन किया। बी पार्ट में थोड़ा स्लाइड चेंज है, हल्का सा इधर उधर करना है, बस देखो समझ जाओ। फिर आप बी पार्ट देखिए कि डिटरमाइन हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस would have to be added to the total content of the 100 boxes to bring the mean up to exact 39। मतलब मीन को अगर एग्जैक्टली 39 मैचेस तक लेके आना है तो कुल कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। मालूम है ये 39 क्या गिवन है, ये आपको मीन गिवन है नया, तो कह सकते हैं तो आपके पास न्यू मीन आ गया कितना 39। तो न्यू x into f, चेक करो ध्यान से ना, न्यू x into f, और वो भी क्या उसका सिग्मा। तो सिग्मा कितना आएगा 39 into कितना जो टोटल बॉक्सेस है वो है 100। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 3900। तो न्यू सिग्मा xf कितना आ गया 3900, जबकि ओल्ड वाला कितना है मेरा 3813। तो ओल्ड
सिग्मा XF है 3813। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस वुड हैव टू बी एडेड। तो क्या लगता है कितने मैच मुझे एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा मैचेस टू बी एडेड। तो कैसे करो, आप क्या करो, जो भी नया सिग्मा XF है उसमें से माइनस कर दो ओल्ड वाला। तो ये कितना बैठेगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, बस ये टोटल 87 आएगा। मतलब 87 नए मैचेस एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, जिससे जो नया मीन है वो एग्जैक्टली कितना आ जाए, एग्जैक्टली आ जाए 39। योर आंसर इज 87। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, मतलब उसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। सिंपल x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड लगाइए और मीन निकाल लीजिए, कोई ट्विस्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन दोनों अपने आप करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। निकालना तो देखो वही है, फाइंड द मीन, लेकिन फिर इस क्वेश्चन को क्यों कराया जा रहा है उस पर ध्यान दें। नंबर्स को x आपको गिवन है सीधा, लेकिन देखो यहाँ f की जगह उसने क्या लिखा है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था मीन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जरूरत नहीं होता है, हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, कैसे निकालेंगे। और देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है पूरी है, 8 18 33 40 49 55 60 बढ़ती हुई है ना बिल्कुल। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये नहीं भी गिवन होता CF तो आपको पहचान मैंने बता दी है। चलिए देखते हैं, पहले कॉलम वाइज लिखते हैं इसे, x f कैसे निकाला, फिर समझ लीजिए। ये CF है, मुझे कैसे पता चला, चेक करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 8 से बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ और 60 तक पूरा एग्जैक्टली बढ़ता हुआ है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो ये CF गिवन होता है, ठीक है। अब CF से f कैसे निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में तो आपको f चाहिए। 8 तो सीधा लिख दो। अब इसको निकालने के लिए इस 18 में से 8 माइनस कर दीजिए, फिर 33 में से 18 माइनस कर दीजिए, ये आएगा 15, फिर माइनस करिए 7, माइनस करिए 9, फिर आएगा 6, फिर आएगा 5। अब चेक करो, ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पक्की बात ये f है आपके लिए। अब मीन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x सिंगल फॉर्म में इंटरवल फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड से ही मीन निकाला जा सकता है। उसके लिए क्या करते हैं, x into f करते हैं। तो x into f, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 480, फिर ये आएगा 610, 930, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 390, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 330। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है x और f का। फिर फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए, x और f का सिग्मा चाहिए और फ्रीक्वेंसी का सिग्मा चाहिए। पहले फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, मीन इज डिनोटेड बाय x बार, फॉर्मूला सिग्मा x into f अपॉन सिग्मा f। तो इसका सिग्मा कर लेते हैं, जोड़िए कितना आएगा, ये जोड़कर आएगा आपके पास 3757 और ये फ्रीक्वेंसी जोड़कर कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 7। तो बस फॉर्मूले में डालना है, तो 3757 अपॉन सिग्मा f हो गया आपके पास 60। तो हम लोग को डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करके आएगा 62.6। व्हाट इज योर मीन, द मीन इज 62.6। सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन था। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना है। बस आज के लिए वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो फिनिश हुआ।